अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निज़ाम के निफाज से मुतालिक दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम कराने का फैसला देने का कोई इख्तियार नहीं। सियासी नौयत से मुतालिक सवाल पर आइन और कानून में रहनुमाई मौजूद नहीं। सदारती निज़ाम पर रेफरेंडम कराने से मुतालिक दरखास्तें नाकाबिले समाअत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला तहरीर किया। इसी बारे में मजीद जानते हैं अबरार हुसैन से। अबरार, अपडेट कीजिएगा, तहरीरी फैसले में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निज़ाम के निफाज से मुतल्लिक़ दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने कहा कि सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम कराने का फैसला देने का कोई इख्तियार नहीं, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला तहरीर किया है। और अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सदारती निज़ाम से मुतल्लिक़ दरखास्तों में सियासी नौयत का सवाल उठाया गया है। सियासी नौयत से मुतल्लिक़ सवाल पर आइन और कानून में रहनुमाई मौजूद नहीं, जबकि आईनी रहनुमाई की अदम मौजूदगी में सियासी सवाल पर फैसला देने की पोजीशन में नहीं। दरख्वास्त गुजार और उनके वकील से 2 सवाल पूछे गए। अदालत के पास मुल्क में सियासी निज़ाम की तब्दीली का फैसला देने का भी कोई इख्तियार नहीं है, जबकि दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी दुरुस्त हैं। सदारती निज़ाम पर रेफरेंडम कराने से मुतल्लिक़ दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत हैं। अदालत ने आज ये तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निज़ाम के निफाज से मुतालिक दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अबरार हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल की तश्कील नौ की मंजूरी दे दी। मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 153 के तहत दी गई है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल वज़ीर आज़म की सरबराही में 4 सूबों के वज़ीर आला और 3 नामजद वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल है। काउंसिल में 3 वफाकी वजीर आर्टिकल 153(2) के तहत वजीर आजम की तरफ से नामजद किए गए हैं। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल की तश्कील नौ की मंजूरी दे दी है। मंजूरी वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 153 के तहत दी गई है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल वज़ीर आज़म की सरबराही में 4 सूबों के वज़राए आला और 3 नामजद वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल होती है। काउंसिल में 3 वफाकी वज़रा आर्टिकल 153 के तहत वज़ीर आज़म की तरफ से नामजद किए गए हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर तिजारत नवीद कमर और वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक बतौर मेंबर तैनात किए गए हैं। नई तश्कील शुदा मुश्तरका मुफादात काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया मतीन हैदर अपडेट करने के लिए। डॉलर की ऊंची उड़ान का जिक्र करें, आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.23 इजाफे के साथ 193 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 193 रुपए की सतह पर ट्रेड हो रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹191.77 पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान अब भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.23 इजाफे के साथ 193 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर अब पहुंच चुका है। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 193 रुपए की सतह पर ट्रेड हो रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹191.77 पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 193 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 193 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.23 इजाफे के साथ 193 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 193 रुपए की सतह पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता रोज की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹191.77 पर बंद हुआ था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि 8 मार्च को डॉलर 178 रुपए का था। आज रुपया सबसे कम तरीन 193 रुपए की सतह पर है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि 1998 के बाद आज सबसे ज्यादा 15% शरह सूद है। स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स यानी 6.4% नीचे है। स्टॉक मार्केट में 604 अरब रुपए का खसारा है। जनवरी 2020 के मुकाबले में फ़रात-ए-ज़र 13.4% हो चुकी है। मौजूदा सूरत हाल से जाहिर है कि मार्केट का इम्पोर्टेड हुकूमत पर एतमाद नहीं है। मार्केट पॉलिसी का इंतजार कर रही है, जिसमें इम्पोर्टेड हुकूमत नाकाम हो चुकी है। एक बार आपको फिर बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि 8 मार्च को डॉलर 178 रुपए का था। आज रुपया सबसे कम तरीन 193 रुपए की सतह पर है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि 1998 के बाद आज सबसे ज्यादा 15% शरह सूद है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मईशत की तबाही और डॉलर की तारीखी बुलंदी का मुजरिम इमरान खान को करार दे दिया है। कहती हैं कि इमरान खान ने मुल्क को मसाइल की दलदल में धंसा दिया है। IMF के मुआहदे पर दस्तखत किए जिसकी सज़ा आवाम को महंगाई की सूरत में मिल रही है। आज मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं। मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि अपने अवाम दुश्मन मुआशी जराइम को छुपाने के लिए इमरान साहब कंटेनर पर चढ़े हैं। उन्होंने सियासी मकासद के लिए मुल्क की मईशत और अवाम को दाव पर लगाकर गद्दारी की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 300 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इस वक्त 43,199 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पेट्रोल पर जनरल सब्सिडी खत्म की जाए। IMF पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने के मुतालबे पर कायम है। ज़राए के मुताबिक IMF 18 मई से कबल सब्सिडी खत्म करने की शर्त पर मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गया है। हुकूमत ने 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर भी गौर अब शुरू कर दिया है, जबकि ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 20 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ सकती हैं। पूरी नाम निहाद हुकूमत लंदन में बैठी है। यहाँ रुपया 193 रुपये फी डॉलर पर चला गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, पंजाब में पानी में असर नहीं, खरीफ की फसलें तबाह हो रही हैं। ये मजाक बंद करें, अबूरी हुकूमत बनाएं और इंतखाबात कराएं। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने इमरान खान को कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया है। कहते हैं कि इमरान खान आज जो बातें कर रहे हैं रियासत के लिए मुफीद नहीं, मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। ये शख्स कौमी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा है। मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अदारों को इस कदर कमज़ोर कर दिया जाए कि उनको ब्लैकमेल करके इसकी ख्वाहिश है कि वो अदारे इसको दोबारा से इक़्तिदार में लेकर आएं। मगर आज के अदारों में बैठे लोग आईनी हदूद में रहकर काम करने का तहिया कर चुके हैं। पंजाब में काबीना की तश्कील का मामला, सरबराह नून लीग नवाज शरीफ ने मामलात अपने हाथ में ले लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, नायब सदर मरियम नवाज और दीगर कायदीन ने अपनी सिफारिशात लंदन भिजवा दी हैं। इसी हवाले से आपको अपडेट करें कि पंजाब में काबीना की तश्कील का मामला, सरबराह नून लीग नवाज शरीफ ने मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, नायब सदर मरियम नवाज और दीगर कायदीन ने अपनी सिफारिशात लंदन भिजवा दी हैं। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ ने मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और दीगर कायदीन ने सिफारिशात लंदन भिजवा दी हैं। इत्तेहादियों के साथ पावर शेयरिंग फार्मूले का फैसला भी नवाज शरीफ करेंगे। नून लीग लाहौर के 8 MPs के नाम भी शामिल किए गए हैं। ज़रा ये बताते हैं कि इत्तेहादियों के साथ पावर शेयरिंग फार्मूले का फैसला भी नवाज शरीफ करेंगे। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ ने मामलात अपने हाथ में ले लिए। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी से। जी अब्बास, ये बताइएगा कि नून लीग के रहनुमाओं ने क्या सिफारिशात भिजवाई हैं और कौन कौन शामिल हो रहा है पंजाब काबीना में? जी बिल्कुल, जैसा कि पंजाब में काबीना बनाने के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं नवाज शरीफ, उन्होंने तमाम मामला जो है वो अपने हाथ में ले लिए हैं और मियां नवाज शरीफ ने पार्टी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज और नायब सदर मरियम नवाज से दीगर कायदीन से अपनी सिफारिशात जो है लंदन मंगवा ली हैं और इन्होंने अपनी सिफारिशात लंदन भिजवा दी हैं। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि इत्तेहादी जमातों के साथ पावर शेयरिंग फार्मूले पर हतमी फैसला भी नवाज शरीफ ही करेंगे। जनूबी पंजाब से अवैस नगारी सीनियर वजीर के लिए नामजद किए गए हैं, जबकि इसके साथ ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग लाहौर से ताल्लुक रखने वाली 8 MPs के नाम शामिल हैं और लाहौर में MPs में मखसूस नशिस्तों की खवातीन भी इस दफ़ा वजारतों में शामिल की गई हैं। हमजा शहबाज की जानिब से नज़ा फातिमा, जबकि मरियम नवाज ने हिना परवेज भट्ट और सानिया आशिक को नामजद किया है। जबकि इसके साथ नून लीग की वजारतों में तजवीज़ के नामों में मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान वजीर, राना मशहूद, उज़मा बुखारी, बिलाल यासीन, सैफुल मलूक खोकर, अताउल्लाह तड़र और दीगर के नाम जो है वो शामिल हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी अपडेट करने के लिए। नून लीग की क़यादत की लंदन में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में अपना क़याम बढ़ा दिया है। शहबाज शरीफ मज़ीद 1 से 2 दिन लंदन में क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ लंदन में होने वाली नून लीग की क़यादत के साथ होने वाली मीटिंग्स में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा भी ले रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ नून लीग की क़यादत की होने वाली मीटिंग्स आज भी जारी रहेंगी।
इलेक्शन कमीशन में पंजाब असम्बली में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर समाअत हुई। कमीशन ने तहरीक इंसाफ को आज ही दस्तखत शुदा जवाबुल जवाब और बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन की समाअत की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे वकार अली सैयद से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो तहरीक इंसाफ के 25 मुनफरिद अरकान थे पंजाब असेंबली से मतलब उनकी नाअहली का जो रेफरेंस है उस पर इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई, जिस पर जो पीटीआई के वकील है बैरिस्टर अली जफर, उसके अलावा फैसल चौधरी जो स्पीकर पंजाब असेंबली के वकील थे, उन्होंने अपने दलाइल जो मुकम्मल किए, जबकि जो मुनफरिद अरकान है उनकी जानिब से भी तहरीरी जवाब जो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान की तहसील लोरलई की सीटीडी थाने में आग लग गई है। थाने में मौजूद बारूद के बायस धमाकों की आवाजें। फायर ब्रिगेड की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी, ये लोरालाई में कटोई मोड़ है जहां पर सीटीडी थाने में जो है मालखाने में रखे बारूद में गर्मी ज्यादा होने की वजह से, हीटअप होने की वजह से जो है वो धमाका हुआ और उसके बाद जो है थाने में आग लग गई, जिसके बाद जो है वक्तन फवक्तन इस मवाद में मौजूद जो धमाका खेज मवाद था उसमें धमाके होते गए। फौरी तौर पर वहां पर जो फोर्सेस सीटीडी की मौजूद थी, ना सिर्फ ये कि उन्होंने अपने अमले को वहां से निकाला बल्कि वहां पर मौजूद जो कैदी थे उन्हें भी बाहिफाजत निकाल लिया गया है। इन धमाकों के बाद थाने में आग लग गई, जिस पर फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो काबू पा रहा है। बताया जा रहा है कि ताहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम इन धमाकों और आग लगने के बायस जो है सीटीडी थाने को जो है वो नुकसान पहुंचा है। आग पर काबू पाने के बाद मजीद जो तहकीकात है, तफ्तीश है, उसका सिलसिला शुरू किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया बुशरा कमर। कराची दहशतगर्दों के निशाने पर है। सदर में होने वाला बम धमाका कराची यूनिवर्सिटी से मुमासलत रखता है या नहीं, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। धमाके की मुख्तलिफ सीसीटीवी मंजर आम पर आने के बाद साइकिल सवार की तलाश शुरू कर दी गई है। धमाके में एक राहगीर जाँ बहक और कोस्ट गार्ड के 2 एहलकारों समेत 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में पै दर पै दहशतगर्दी के वार। आखिर कौन से दहशतगर्द ग्रुप हैं जो फिर से फाल हो चुके हैं? कराची पुलिस भी खामोश तमाशाई बन गई। इंसदादे दहशतगर्दी सेल सीटीडी भी भरपूर तरीके से नाकाम हो गया। सदर धमाके की नई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मुबैना दहशतगर्द साइकिल लेकर सदर में दाऊद पोता रोड पर आता है। साइकिल के आगे थैली और पीछे कंटेनर में मुबैना तौर पर बम नस्ब था। ये शख्स कौन था और उसको बम किसने दिया? आखिर टारगेट कौन था? कोस्ट गार्ड्स या फिर कोई और? कई सवालात ने जन्म दे दिया। तहकीकाती इदारों ने साइकिल सवार शख्स की तलाश शुरू कर दी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उस शख्स को वहां देखा गया था, लेकिन धमाके के बाद पैंट शर्ट में मलबूस ये शख्स कहां गायब हो गया पता न चला। गुंजान आबाद इलाके में धमाके की अब तक 4 सीसीटीवी फुटेजेस मंजरे आम पर आ चुकी हैं। तहकीकाती इदारों ने शवाहिद तो इकट्ठे कर लिए हैं। सदर बम धमाका और जामे कराची धमाका आपस में मुमासलत रखता है या नहीं, इस पर भी तहकीकात जारी है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 2.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जिसमें बॉल बैरिंग्स भी शामिल थे। कराची के इलाके सदर में बम धमाका क्यों और किस वजह से किया गया? धमाके के लिए सदर के गुंजान आबाद इलाके का ही इंतखाब क्यों किया गया? दहशतगर्दों का हदफ क्या था? बाकी से मुतालिक सीसीटीवी फुटेजेस तो हासिल कर ली गई हैं, लेकिन तहकीकाती इदारे अब तक तफ्तीश की बंद गली में कैद हैं। हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी हमारे साथ ही मौजूद हैं स्पॉट से, मजीद उनसे जानते हैं। जी सौलत, बताइएगा, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की तैनातियों के बावजूद कराची के कल में धमाका, क्या अब तक तहकीकात में कोई अहम पेशरफ सामने आई है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर के उस मुकाम पे जहाँ गुज़िश्ता रात 11 बजे के करीब ज़ोरदार धमाका हुआ है। धमाका इब्तदाई तौर पर जो है वो बताया जा रहा था कि आईईडी ब्लास्ट है, जिसके बाद आज जो है वो कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक शख्स साइकिल लेकर जो है वो यहाँ आता है और इस मुकाम के ऊपर जो है वो साइकिल को खड़ी करता है और उस साइकिल पे मुबैना तौर पर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक ब्लू रंग का जो है वो शॉपर है, जिसमें बताया जा रहा है कंटेनर के अंदर जो है ये बारूदी मवाद था। इब्तदाई तौर पर जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उन्होंने ये बात बताई है कि जो बारूदी मवाद है वो 2 से 2.5 किलो था, जिसमें नट बोल्ट भी जो है वो इस्तेमाल किए गए थे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको इस वक्त अंदर के मनासिर दिखाएं तो यहाँ पे वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जो गाड़ियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हैं और इस जो है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो उसमें जो है वो नट बोल्ट और छर्रे जो है वो पेबंद हुए में हैं। ताहम इस वक्त इस दाऊद पोटा रोड जो है इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए। गुज़िश्ता 16 घंटे से ये ट्रैफिक के लिए रोड बंद है क्योंकि एक अहम शाहराह है। इस वक्त हम देखते हैं यहाँ पे जो है वो रश होता है आवाम का, ट्रैफिक भी जो है वो काफ़ी खासे
زیادہ ہوتا ہے, جمعے کا روز ہے, لیکن یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ ٹریفک بند کر دیا گیا ہے. 16 گھنٹے واقعے کے گزر چکے ہیں. 16 گھنٹے کے باوجود اب تک جو ہے وہ سی ٹی ڈی حکام کی جانب سے واقعے کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے, جبکہ ہم نے دیکھا کہ آج صبح 9 بجے قریب سی ٹی ڈی کی ایک ٹیم یہاں پہ پہنچی تھی, جس میں مظہر مشوانی نے جو ہے وہ یہاں پہ جائے وقوع کا دورہ کیا تھا, اور جائے وقوع سے کچھ شواہد بھی جو ہے وہ اکٹھے کیے گئے تھے. گزشتہ رات بھی یہاں سے نٹ بولٹس وغیرہ جو ہے وہ لیے گئے تھے, لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ صبح میں بھی یہاں سے جو ہے وہ شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں. اب تک جو ہے وہ 4 ٹھیک ہے سولت, شواہد تو اکٹھے کیے گئے ہیں لیکن تحقیقات ابھی بھی جاری ہے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 17ویں مائی کراچی ایکسپو کا افتتاح کر دیا ہے. کہتے ہیں کل رات ہونے والے واقعے پر دہشت گردوں کو وارننگ دیتا ہوں, انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے. گزشتہ ماہ کراچی یونیورسٹی میں حملہ کیا گیا, کبھی کہا بلوچ تو کبھی کہا سندھی آرگنائزیشن نے ذمہ داری لے لی ہے. میں کہتا ہوں دہشت گردوں کا کوئی زبان اور کوئی مذہب نہیں ہوتا. رپورٹ کریں گے خاور حسین. 17ویں مائی کراچی ایکسپو کی افتتاح کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے دہشت گردوں کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے. دہشت گردوں کی کوئی زبان اور مذہب نہیں ہوتا, وہ انسان کہنے کے لائق بھی نہیں ہوتے. انشاءاللہ تعالی ہم ان دہشت گردوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہیں ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور ہم ان کو ختم کریں گے. دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی زبان ہے, یہ نہ سندھی ہے نہ بلوچ ہے نہ پنجابی ہے نہ پختون ہے, یہ پاکستانی نہیں ہے, انسان ہی نہیں ہے. سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سابق حکمرانوں نے میرا چہرہ پسند نہ آنے کی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان کو ختم کر دیا تھا. نیکٹا جو اس وقت مردہ ہو چکا ہے اسے دوبارہ فعال کرنا پڑے گا. 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان ہی ختم کر دیا تھا انہوں نے, جو آپ نے بات کی نا. اور جب انہوں نے ختم کیا, جو نیا پلان بنایا صوبوں کو, ان کو میری شکل پسند نہیں تھی اور میری وجہ سے صوبوں کو نہیں بلاتے تھے. آج دوبارہ میٹنگ کر رہے ہیں. میں نے انٹیریئر منسٹر سے بھی بات کی تھی جب وہ آئے تھے, چائنیز انسیڈنٹ ہوا تھا, وہ کراچی, بلکہ ہم ساتھ ہی اسلام آباد سے آئے تھے, اس وقت بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ ہم نے اس کو ریوائیو کرنا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا مزید کہنا تھا کہ کراچی میں جب ہمارا ایڈمنسٹریٹر آیا صورتحال سب کے سامنے ہے. شہر میں جو ظلم ہوا وہ ہم نے نہیں کیا, ہم حکومت میں تھے, ہمارا بھی تھوڑا قصور ہے. عمران خان ایک اور موقع مانگ رہے ہیں. پوچھتا ہوں آپ نے 3.5 سال میں کیا 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 ہے؟ ہمیں مل کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سوچنا پڑے گا. خاور حسین, جی ٹی وی, کراچی. کوٹری میں میٹنگ ریلوے اسٹیشن کے قریب رحمان بابا ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. حادثے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. حادثے کے باعث اپ اور ڈاؤن ٹریک پر ریلوے ٹریفک معطل ہو گئی. ٹرینوں کو مختلف ریلوے اسٹیشنز پر روک لیا گیا ہے. مسافروں کے لیے ریلیف ٹرین روانہ کر دی گئی. جانتے ہیں عامر زیدی سے. جی عامر, بتائیے گا اس وقت کیا امدادی سرگرمیاں جاری ہیں, اپڈیٹ کیجیے گا. ریلوے اسٹیشن کے قریب پشاور سے کراچی جانے والی رحمان ایکسپریس کی 3 بوگیاں انجن سمیت جو ہے پٹری سے اتر گئی ہیں, جس کے بعد جو ہے اپ اور ڈاؤن ٹریک پر جو ہے ٹرینوں کی آمد و رفت جو ہے معطل ہو گئی ہے. اس حادثے میں کوئی بھی زخمی یا ہلاک ہونے کی ابھی تک کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے. اس کے بعد ریلوے حکام کے مطابق کراچی سے پنجاب جانے والی ٹرینوں کو جمپیر اسٹیشن اور لانڈی اسٹیشن پر روک دیا گیا ہے, جبکہ لاہور سے کراچی جانے والی ٹرینوں کو حیدرآباد اور کوٹری ریلوے اسٹیشن پر روک دیا گیا ہے. کوٹری ریلوے اسٹیشن سے جو ہے عملہ اور جو ہے وہ وہاں پہ روانہ کر دیا گیا ہے. بولاری اور جو میٹنگ کا مقام ہے وہاں پہ جو ہے کرین اور عملے کو روانہ کر دیا گیا ہے. امدادی کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور ریلوے حکام کے مطابق 5 سے 7 گھنٹے لگیں گے ٹریک کو بحال کرنے میں, اور اس کو بحال کرنے کے بعد جو ٹرینیں مختلف اسٹیشنوں پہ رکی ہوئی ہیں انہیں ان کی منزلوں کی طرف جو ہے روا دوا کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ رحمان بابا کے جو مسافر ہیں ان کے لیے ایک ریلیف ٹرین کا انتظام کیا گیا ہے, اور وہ ریلیف ٹرین جو ہے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ بولاری اور میٹنگ ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچے گی, اور وہاں سے جو بہت شکریہ عامر زیدی اپڈیٹ کرنے کے لیے. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید النہیان انتقال کر گئے. مرحوم کی عمر 73 برس تھی. عرب میڈیا کے مطابق شیخ خلیفہ بن زید النہیان کے انتقال پر UAE میں 40 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید النہیان انتقال کر گئے. مرحوم کی عمر 73 برس تھی. سعودی میڈیا کے مطابق شیخ خلیفہ بن زید النہیان انتقال پر UAE میں 40 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید النہیان انتقال کر گئے ہیں. مرحوم کی عمر 73 برس تھی. سعودی میڈیا کے مطابق شیخ
खलीफा बिन जैद अल नहयान के इंतकाल पर यूएई में 40 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की उम्र 73 बरस थी, जबकि सऊदी मीडिया के मुताबिक शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान के इंतकाल पर यूएई में 40 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है। और अब कुछ बात करते हैं मुल्क में जारी लोड शेडिंग की। मुल्क भर के अवाम शदीद गर्मी और बिजली बहरान के बायस दोहरी जहनी अजियत में मुब्तला है। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कई घंटों की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक तरफ झुलसा देने वाली गर्मी, दूसरी तरफ बिजली की तवील दौरानिये की लोड शेडिंग। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटे, जबकि देहातों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। कोयटा में भी शहरियों को 8 से 9 घंटे की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ये लोड शेडिंग कभी खत्म होता ही नहीं है, ठीक है, 1 घंटा होता है, 1 घंटा नहीं। कभी कभी तो सुबह का चला जाता है और शाम को नजर आता है बिजली। भाई बिजली के पीछे तो हमारे आंखें निकल गई है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी लोड शेडिंग का दौरानिया गैर एलानिया तौर पर बढ़ा दिया गया, जबकि कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। लाइट जा रही है 3-3, 4-4 घंटे भी जा रही है, तो मुश्किलात तो होती है। गर्मी है, बच्चे तंग करते हैं। उनका जब मर्जी की मालूम है, वो जब दिल चाहता है बंद कर देते हैं, जब दिल चाहता है खोलते हैं। 2 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और बिल वही आ रहे हैं 7,000 8,000 के, कोई पूछने वाला नहीं है। दिन के साथ साथ रात के औकात में लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बिजली फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम करे और आवाम को लोड शेडिंग के अजाब से फौरी निजात दिलाए। सुबह से गई हुई है और अभी जनरेटर आपके सामने चल ही रहा है। रात में भी जा रही है, 12 बजे जाती है, 1 बजे आती है, फिर कम 3-4 दफ़ा रात को जाती है। नींदें हराम कर दी इन्होंने। नहीं कोई टाइम नहीं, रात को जाओ जैसे थके टूटे जाते हैं, तो रात को जाओ तो सुकून नहीं मिलता, क्या करें आदमी। बिजली बहरान के साथ ही पानी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। बेशतर इलाकों में बिजली की बार बंदिश और वोल्टेज में कमी के बाइस बरक़ी आलात की खराबी भी आवाम के लिए दर्दसर बनी हुई है। एमकेएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने कराची में बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार कर दिया है। अपने एक बयान में राब्ता कमेटी का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने शदीद गर्मी में कराची के शहरियों की जिंदगियां अजीरन कर दी हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही कराची से बिजली गायब हो जाती है। ऐसा लगता है कि के इलेक्ट्रिक ने सोची समझी साजिश के तहत शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया है। राब्ता कमेटी का मजीद कहना था कि विफाक की जानिब से 1100 मेगावाट मिलने के बावजूद कराची के शहरियों के लिए बिजली नापैद है। के इलेक्ट्रिक का पैदावारी और तकसीम का निज़ाम तबाहाल है, जिसका खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। के इलेक्ट्रिक की तमाम तवज्जो शहरियों को भारी बिलों के जरिए लूटने पर है। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी ने नमाज जमा के बाद एहतजाजी मुजाहरे किए। मरकजी एहतजाजी मुजाहरा लसबेला पर किया गया। मुजाहरे से खिताब करते हुए हाफिज नईम का कहना था कि कराची के शहरी रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर है। हुक्मरान सारी मुराद के इलेक्ट्रिक को फराहम कर रहे हैं। वज़रा लंदन में बैठे हुए हैं और कराची के लोग गर्मी से बिलबिला रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर बताएं कि क्या कराची का मुल्क में हिस्सा नहीं, क्यों लोड शेडिंग हो रही है। मजीद 24 घंटे देखेंगे। अगर लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस का घेराव करेंगे। आज़मीन हज के लिए दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन है। आज महंगाई के सबब गुज़िश्ता बरसों की निस्बत कम दरखास्तें मौसूल हुई हैं। वज़ारत मज़हबी उमूर में हज पैकेज में रिलीफ से मुतालिक मुशावरत भी जारी है। निजी स्कीम के तहत आज़मीन हज की तादाद 12 लाख से ज़ायद होने का इम्कान है। रिपोर्ट करेंगे इंतज़ार हैदरी। आज़मीन हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली 81,132 के कोटा में 40% सरकारी जबकि 60% निजी स्कीम के तहत पाकिस्तानी आज़मीन हज्जाज मुक़द्दस जाएंगे। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक इन साल हज पैकेज कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख तक या इससे बढ़ने के इम्कानात हैं, जिस पर हज के ख्वाहिशमंद परेशान हैं। नहीं, गरीब का के लिए हज की तो है ही नहीं ना, ये तो अमीर लोगों का है काम। गरीब बंदा एक पैसा जोड़ता है कि चलो हज करेंगे, तो इन्होंने इतना महंगा कर दिया, अभी तो सिर्फ ख्वाब ही गरीब बंदे की रह जाएगी। पहली बात है कि 3 साल से तो हज ही नहीं हुआ है, अब हो रहा है तो इन्होंने इतना महंगा कर दिया है
कि यानी कि गरीब क्या अमीर आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। ज़राए वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक पाकिस्तानी आज़मीन को रिलीफ और सहूलियात फराम करने से मुतालिक मुशावरत जारी है। अलबत्ता ताहाल फैसला नहीं हुआ कि कितना रिलीफ फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान में सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 10 लाख रुपए तक हुए तो ये पाकिस्तानी तारीख का महंगा तरीन हज पैकेज होगा। इंतजार हैदरी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके गार्डन की 11 सड़कों की फुटपाथ पर कब्जे के मामले पर KMC को तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत कर दी है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए हैं कि कराची में इंक्रोचमेंट सबसे बड़ा मसला है। छोटी सी दुकानों के बाहर पूरी फुटपाथ पर कब्जा किया जाता है। अदालत ने तजावुज़ात खत्म करके 15 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मजीद रिमार्क्स में कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ चुकी है। पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ने में नाकाम हो चुकी है। शहरी जाएं तो जाएं कहाँ, आजकल शहरी अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं। कराची में फुटपाथों पर कब्जे आम है। शहरी कहाँ चले, सड़क पर चले तो हादसात का खतरा रहता है। ऐसे ही एक मसरूफ तरीन शाहरा और इलाके के फुटपाथ से हमारे नुमाइंदे अली रजा गुजर कर दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर ये जो फुटपाथें हैं जिस पे चलने का हक तो एक आम आदमी का है, मगर वो पूरी की पूरी इंक्रोच हो चुकी हैं। और अब सूरत हाल क्या है मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये एक बीच का रास्ता है, ये स्टूल मौजूद है यहाँ पर बीच का। मैं अपने कैमरा से बोलूँगा और आगे आते रहें और दिखाते रहेंगे कितनी एक पतली सी जगह है जो मुझे दी हुई है। और यहाँ पर भाई साहब एक यहाँ पर स्टैचू जो है वो भी लटकाया हुआ है। अब ये हाल है इस जगह का। और यहाँ पर ना सिर्फ ये मकाम बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है ऐसा ही मंजर हमें देखने को मिलता है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि इस तरफ ज़रा एक मंजर दिखाएं कि एक आम आदमी के लिए जो चलने के लिए फुटपाथ बनाई गई थी वो पूरी की पूरी इंक्रोच है। ये सदर का वो अहम मरकज़ है, इसकी ये सूरत हाल है। अब कमिश्नर कराची हों या दीगर जो मुताल्लिका DMC और KMC और एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब हों, वो खुद देख लें ये एक अहम मरकज़ है, उसका ये हाल है। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के क्या हाल हैं वो आप खुद बेहतर समझ सकते होंगे और अंदाज़ा लगा सकते होंगे। जिसमें एक अहम एक सड़क और एक सिर्फ रास्ता मैंने फुटपाथ का दिखाया है। तो हम यही दरख्वास्त करेंगे इस चीज़ का सफाया किया जाए और एक आम आदमी को उसका हक दिया जाए कि जो फुटपाथ उसके लिए बनाई गई है उस पर उसको चलने का हक दिया जाए। जी। पाकिस्तानी फिल्मी सनत में 3 दहाइयों तक अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले शहंशाह जज्बात अदाकार अलाउद्दीन को दुनिया से बिछड़े आज 39 बरस बीत गए हैं। एक तवील अरसे बाद भी फिल्म बीन उनकी अदाकारी को याद करते हैं, इस अवामी अदाकारी की याद ताज़ा करते हैं इस रिपोर्ट में। फिल्म मेहताब का ये गीत आज भी मुल्क के हर गली कूचे में गूंज रहा है। इस गीत में स्क्रीन पर नजर आने वाले अदाकार अलाउद्दीन ने अपने करियर का आगाज 1940 की दहाई में मुंबई की फिल्म नगरी से किया। उस वक्त की मकबूल फिल्म मेले में अलाउद्दीन की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। अलाउद्दीन को पाकिस्तानी फिल्मी सनत में शहंशाह जज्बात भी कहा जाता है। उनके अदा करदा डायलॉग फिल्म बीनों को हिला कर रख दिया करते थे। अलाउद्दीन ने पाकिस्तानी फिल्मी सनत पर कई दहाइयों राज किया। उन्होंने बतौर हीरो और विलन के अलावा कॉमेडी किरदार भी खूबी से अदा किए। उन्हें पाकिस्तान का बेहतरीन कैरेक्टर एक्टर माना जाता है। पाकिस्तान फिल्मी सनत का ये रक्षंदा आफ्ताब अपनी आबोताब दिखाकर 13 मई 1983 को हमेशा के लिए गुरूब हो गया। ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV।